चलिए, चलो, तो कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है। कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसे वाई, हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कल का लेक्चर याद है आप लोगों को थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसका फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था कि ये एक सेट ऑफ बेसिक रूल होता है जो हमें एक सोसाइटी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम ये बेसिक रूल्स को ओके करते हैं तो अभी तक जो हम इससे पहले बटे हुए थे लोगों में, इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम लोग जो थे अपने रिलीजन में बटे हुए थे, हम लोग अपने रीजन में बटे हुए थे, हम लोग अपनी क्लासेस में बटे हुए थे और हम लोग अपने उद्योगों में बटे हुए थे, यानी कि हम लोग अपने एम्प्लॉयमेंट में बटे हुए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें फैक्टर्स आ सकते हैं। वर्ण सिस्टम भी आता है इसमें, हम वर्णों में भी बटे हुए थे अपने। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और हमने उसको अवॉइड किया, यानी कि हमने उसको जब मान लिया, पहली बार एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम लोग एक सोसाइटी एज अ होल बन गए। एक ऐसी सोसाइटी जो एक ही सेट ऑफ बेसिक रूल्स मानती है, और हम लोग यूनाइट हो गए, एकजुट हो गए। क्लियर हुआ यहां तक? फिर दूसरा फंक्शन हम लोगों ने देखा था कि यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर भी अलॉट करवाता है हमारी डिसीजन मेकिंग की सोसाइटी में कौन करेगा। यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे पास एक पार्लियामेंट होनी चाहिए या हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, जिसे हम विधानसभा या विधान परिषद भी कहते हैं। और हमारे पास हमारी म्यूनिसिपैलिटीज होनी चाहिए, हमारे पास हमारी पंचायत होनी चाहिए, या फिर इन दोनों को हम टर्म करते हैं लोकल गवर्नमेंट में। हमारे पास हमारी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट भी हम इसमें देते हैं कि बिल्कुल जो हमारे माइक्रो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वो स्टेट लिस्ट के लिए होनी चाहिए। और हमारी पार्लियामेंट की होनी चाहिए, ये हमारे मैक्रो डिस्कशन सेंटर लिस्ट के लिए, जो हमारे मैक्रो डिसीजंस होते हैं, जो हमारे बड़े लेवल के डिसीजंस होते हैं, उसके लिए होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया था। कल तक हम लोगों ने इतना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। अब सरकार ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कि हमारे संविधान ने हमें एक सरकार दी है। हमने उस सरकार को डिसीजन मेकिंग भी दे दी। अब हमने इस सरकार को डिसीजन मेकिंग दी है, तो इस बात को समझो कि यह सरकार क्या कभी अपनी इस पावर का दुरुपयोग कर सकती है? कर सकती है या नहीं कर सकती है? नो सर, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? संविधान के नियमों से बंधे हुए हैं सभी। संविधान के नियम से तो इंदिरा गांधी भी बनी थी जब इमरजेंसी लागू की थी। तो मौका मिलते ही अपना कर लेते हैं सभी लोग। यानी कि सरकार जो है वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकती है। ठीक, सरकार अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फिर भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसे बताता है कि उसे रूल किस तरीके से करना है, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो
कोई भी ऐसा रूल बनाती है जो अनजस्ट होता है या फिर अनफेयर होता है, तो वहाँ पे हमारी जुडिशरी काम आती है, और हमारी जुडिशरी भी संविधान से ही तो है। हमारे संविधान ने तो बताया कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी। जी। ठीक है ना। इसीलिए इसके बाद ही हमारा जो गोलकनाथ केस था, या इंदिरा गांधी की सरकार के बाद आया था केशवनंदा भारती केस आया था, बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे। तो वहीं पे वो केसेस थे हमारे, जिन्होंने हमारे संविधान को अमेंड किया वापस से, और उसमें जो कमियां थी उसको दूर किया। तो हमारे पास यानी कि सरकार के ऊपर भी एक लिमिटेशन है उनके पावर्स को एक्सरसाइज करने की। वो भी आंख बंद करके कुछ भी अपने मन से अपने हिसाब से नहीं कर सकते एक्सरसाइज। यही हमारी थर्ड पॉइंट कहता है कि हमारे पास एक सेट ऑफ लिमिट है सरकार के पास, जो कि वो इम्पोज कर सकती है सिटीजन्स पे। वो सिटीजन्स के लिए कोई भी रूल अपने मन से उठा के नहीं बना सकते। और ये जो लिमिट्स हैं ये फंडामेंटल लिमिट्स हैं, और इसको कभी भी ये ट्रेसपास नहीं कर सकते। अब ये फंडामेंटल जो रूल्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के आधार पे भी हो सकते हैं, और हमारे और भी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारी बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारे प्रीएम्बल में स्पेसिफाइड है, उसके हिसाब से भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रीएम्बल जो था वो बेसिक एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर हुआ यहाँ पे? यस सर। स्क्रीनशॉट बना लो। ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। ये कौन सा है? आर्टिकल 14। ठीक है। हमारे पास राइट टू फ्रीडम है। ये कौन सा है? आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कौन सा है? 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कौन सा है? 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कौन सा है हमारा? 29-30। और ये हमारा 32। क्लियर? क्या होते हैं ये, क्यों होते हैं ये सब जब हम अभी एफआर पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, उसमें आराम से पूरा विस्तृत बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, प्रॉपरली बताऊंगा, एक्सप्लेनेटरी। अभी बस ये समझ लो कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि फंडामेंटल इन नेचर है। फंडामेंटल यानी कि ये तो होना ही होना है। किसी भी लॉ को फ्रेम करते टाइम इन चीजों का तो ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स एक इस प्रकार के राइट्स हैं जो हम एज अ सिटीजन अपने पास रखते हैं, और गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि ये तो पावर अगर आपके पास है रूल बनाने की, तो आपको फंडामेंटल राइट्स के अधीन तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसे सिटीजन्स के राइट हैं जिसको कोई भी गवर्नमेंट जो है तोड़ नहीं सकती। नो गवर्नमेंट इज अलाउड टू वायलेट दीज फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? राइट टू इक्वालिटी का कोई एग्जाम्पल? कोई दे सकता है? सर सभी समान है सब संविधान के तहत। बिल्कुल सही है। तो ये इसका एग्जाम्पल दो ना कोई। प्रीति?
सर यदि सरकार की कोई योजना आती है तो वो सबके लिए समान रहेगी सर? बिल्कुल सही है। तो यदि कोई सरकार की हमारी योजना आती है तो वो सभी के लिए सेम रहती है, वो सबके लिए अलग अलग नहीं होती। ठीक है, अगर लॉ है तो लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल है। क्लियर? ऐसे ही हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमें क्या कहता है कि अगर हम कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी आउट करते हैं तो मुझे उसका फ्रीडम है कि मैं अपने हिसाब से चुन सकता हूं कि मुझे आगे चल के जिंदगी में क्या करना है। ठीक है, हमें बात कहने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। बिल्कुल सही है, वो भी हमारा एक फ्रीडम है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार भी है। बिल्कुल है। तो ये सब हमारे फ्रीडम है कि ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? उसमें ये भी आता है ना सर कि कहीं भी घूमने के जाने में, बस में जाने या निवास करने का अधिकार भी हो गया। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, धारा 370 हट गई, वो भी हो गया, वो भी हो गया, वहां भी रह सकते हैं आप। बिल्कुल। पहले शायद वहां नहीं रह सकते। पहले वहां पे प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते थे सर। रह सकते थे, रह सकते थे। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। समानता का अधिकार हुआ, भी तो समानता का अधिकार हुआ। जी 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 जी, क्या कह रहे हो वैभव? सर जम्मू कश्मीर में सर आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हैं सर? खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते, है ना? कारोबार भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कारोबार भी कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? इसकी हिंदी बता दो। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार करना या किसी को उत्पीड़न करना। एक्सप्लॉइट मतलब उत्पीड़न करना। उत्पीड़न करना। SC/ST एक्ट सुना है कभी? सुना है। वही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो उनका राइट है कि वो पिछड़ी जाति के हैं तो हम उनका मजाक नहीं बना सकते, उन्हें अलग नहीं कर सकते और उनको हर चीज में इक्वली पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा हमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि हम कोई भी एनी रिलीजन हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। अगर मुझे आज की डेट में हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट होना है तो मैं हो जाऊंगा और मुझे कोई मना नहीं कर सकता। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये मेरा अपना आउटलुक है। फंडामेंटल राइट्स है। हाँ, ये मेरा अपना फंडामेंटल राइट है। प्रसार का अधिकार भी है इसमें शायद, प्रचार प्रसार। हाँ, प्रचार प्रसार का भी अधिकार है हमें, लेकिन एक लेवल तक। मैं कन्वर्जन नहीं कर सकता। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये तो बड़ा इजी है। राइट टू एजुकेशन वगैरह सब इसी के अंडर में आता है। हाँ, अपना ये जो प्राइमरी की बेसिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष का, ये सब इसी के अंडर में आता है। इसी के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल 21 का के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमें ये कहता है कि अगर मैं कोई क्राइम करता हूं और मुझे किसी भी उसके लिए पकड़ा जाता है और मेरे पास अपने को बचाने का मौका है, तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है वकील करने के तो भी सरकार मुझे वकील करा के देगी। उपचारों का अधिकार है। अब मुझे ये नहीं पता क्या कहते हैं इसे हिंदी में, लेकिन हाँ ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, तो ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है। इसमें हमारा
जो संविधान है, हम संवैधानिक रूप पे अपने आप को अगर सक्षम मानते हैं और हमें लगता है कि हम गलत नहीं हैं, हमने गलत नहीं किया है, तो हम उसको अपने आप को प्रूव करवा सकते हैं। अगर हम पे वकील नहीं करने का है तो हम सरकारी वकील को हायर कर सकते हैं, जिसकी तनख्वाह जो है वो सरकार दे रही है। सर इसके अंतर्गत सर कुछ रेट भी तो होती है सर, जुडिशियल रेट। जो जुडिशियल रिट्स होती हैं वो और अभी डीपली पढ़ेंगे ना, जब ये तो पढ़ेंगे एफआईआर जब पढ़ेंगे तो रिट पिटिशन, रिट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। हेबियस कॉर्पस होती है एक रिट, और भी बहुत सारी रिट्स होती हैं, सब पढ़ेंगे आराम से अभी, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ, मतलब ह्यूमन बीइंग होने का मेरा अपना खुद का एक राइट है, तो वो सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल कुल मिला के बात यह है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं और हमसे कोई भी इसको वापस नहीं ले सकती, कोई भी सरकार। किसी भी तरीके के इसमें अमेंडमेंट्स नहीं आ सकते और इसको कोई भी टच नहीं कर सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट बनाना है। टोटल 6 ही है ना? हाँ सर। फंडामेंटल राइट्स इक्वल टू मूल अधिकार। जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फाइनली फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि हमारे एस्पिरेशंस और गोल क्या हैं एज अ सोसाइटी। एक सोसाइटी होने के नाते हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें किस तरीके से बताता है? हमारे डीपीएसपी से, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज से और हमारे फंडामेंटल राइट से। इन चीजों से हमें यह पता चलता है कि, या फिर हमारे प्रीएम्बल से, इन चीजों से हमें यह पता चलता है कि जो हमारी सोसाइटी है इसका बेसिक यानी कि इसका नैतिक आधार, इसका मूल आधार क्या है और ये हम किस तरफ बढ़ाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को। और ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? जी सर। चलो, तो यानी कि जैसे कि अगर हम पहले ज़माने के कॉन्स्टिट्यूशंस देखते थे और कहीं कहीं कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस देखते हैं तो हमने देखा है कि जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक आधार है वो केवल जर्मन्स के लिए है। यानी कि वहाँ का जो एथनिक ग्रुप है, जो जर्मन्स लोग हैं, केवल वही लोग वहाँ की सिटीजनशिप, वही लोग वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत ही वेल डिफाइंड कल्चरल हेरिटेज है। हम इसे कल्चरल डाइवर्सिटी को कल्चरल हेरिटेज मानते हैं क्योंकि ये इसको हम एक गिफ्ट मानते हैं। इन सब लोगों को साथ में कैसे रहना है, इन इस तरीके की इनइक्वालिटीज को कैसे दूर करना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर करना है, ये सब हमें नए ज़माने का जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो बताते हैं। स्पेशली जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये बताता है, हमें ये बताता है। हाँ, एक बार रिपीट। ये जो इस तरीके की इनइक्वालिटीज हैं हमारे लोगों के बीच में कि भाई कोई रिलीजन फॉलो करता है, कोई रिलीजन फॉलो करता है, कोई दूसरा ऑक्यूपेशन करता है, एक आदमी दूसरा ऑक्यूपेशन कैरी आउट करता है। तो ये सब जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं और ये सब तरीके की चीज़ें हैं,
इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सिरे से एक सोसाइटल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करता है और हमारे बीच में एक मिनिमल डिग्निटी और एक सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने की कोशिश करता है विद सेट ऑफ बेसिक रूल्स। जी सर, क्लियर। तुम कहाँ चली गई थी अभी बीच में? सर एक्चुअली बाहर आवाज लगा दी थी तो इसीलिए चली गई थी, सॉरी। लग रहा था मुझे, कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अभी जब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो हमें इसमें ये अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स या प्रीएम्बल में आगे चल के पता चलेगा कि कैसे ये डिफाइन करता है कि हमारी सोसाइटी की डायरेक्शन किस तरफ जानी है। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं कुछ चीजें लिखवाने वाला हूं, पहले वो लिखवाऊंगा, बाद में फिर इसके आगे बढ़ेंगे। या आज लिखवाऊं या रहने दूं, क्योंकि बच्चे बहुत कम है, फिर सबका लॉस हो जाएगा। सर कल करा दीजिएगा, बिकॉज आज है ही नहीं बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे नहीं है सर। मुझे वही लग रहा है। अच्छा सर, आपने जो करंट अफेयर भेजा था, हाँ जी, हाँ सत्यम। अच्छा आपने जो करंट अफेयर भेजा था वो मतलब करंट अफेयर कैसे, वो तो काफी पुराना मतलब मैटर है ना सर। इब्राहिम किसका है, मैं भूल गया। दारा शिको का। दारा शिको, एल्डर सन ऑफ साज। करंट अफेयर कैसे, करंट का तो मतलब अभी अभी का होना चाहिए ना, मैं वो नहीं समझा। बिल्कुल, ये करंट अभी इसलिए है, दारा शिको के बारे में इसलिए पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इसमें ना अभी न्यूज़ में ये लेटेस्ट इसलिए आया था क्योंकि दारा शिको एक लिबरल मुस्लिम माने जाते थे, ठीक है। और जो लिबरल मुस्लिम होते हैं वो, क्योंकि वो एक अच्छे एग्जाम्पल हैं कट्टरता के अगेंस्ट के, इस वजह से उनके ऊपर अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो करना चाहती है, उसके ऊपर प्लेस बनाना चाहती है, उनकी लाइफ को और अच्छे से दुनिया तक पहुंचाना चाहती है, सारे बच्चों तक पहुंचाना चाहती है, ताकि एक पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे। जी सर। इस वजह से वो न्यूज़ में था, इस वजह से इसके बारे में हमने बताया। ठीक है सत्यम? जी सर, जी। चलो इसका रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया है, फिर चलो इसका लिंक डाल देता हूँ मैं क्लास के उसमें ग्रुप में, ठीक है। और कोई दिक्कत सर, दिक्कत तो नहीं आई इसमें वैसे कोई करंट अफेयर में सत्यम? नहीं सर, अभी मैंने अच्छे से नहीं रीड किया, अभी मैं लिखूंगा तब देखूंगा। चलो जब इसको कॉपी में लिखना तो देखना, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे ग्रुप में ही व्हाट्सएप करके या मैसेज अलग से करके पूछ लेना। ठीक सर, ओके। ठीक है, चलो फिर कल लेते हैं क्लास। कल का टाइम वही रहेगा अपना 8:30-9 बजे का, बता दूंगा मैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। ओके, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सर, हैप्पी न्यू ईयर। आपको बिल्कुल हैप्पी बिल्कुल, न्यू ईयर टू ऑल। चलो बाय। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर।